उनको खेती के साथ साथ एग्री टूरिज्म के माध्यम से उन्हें कई रोजगार की संधियां उपलब्ध हुई है। मला तुमची पिच खूपच आवडली। जीनियस के पीछे हमारा एक इम्पोर्टेंट गोल है, बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के सेल्फ एक्सप्लोरर्स बनाए और उनकी क्यूरियोसिटी को नई उड़ान दे। आप कितने साल के? मैं 16 साल का हूँ। 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वर्कआउट फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप की वेव जाग रही है। इंडिया इज अराइविंग। अगर शार्ट्स को एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस लगेगा बेस्ट, मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर, लेकिन 25% स्टेक का तो एक सीधा साधा उदाहरण है कि जितने मैथोलॉजीज हैं इनको आईआईटी कानपुर ने अपनी वेबसाइट पर क्यूरेट किया। अब ये देखिए कितनी एब्सर्डिटी है। मतलब आप नहीं रखिए, ठीक है, ये सारी मैथोलॉजी स्टडी कीजिए और कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसको क्यूरेट कर रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है आईआईटी कानपुर पर, या जो हिस्टोरिकल रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, वो राम कथा की हिस्टोरिसिटी और उसको ऐतिहासिक तथ्य साबित करने के लिए कितने साल पहले हुए और उस समय ग्रह दशा क्या थी, उसके आधार पर एक डेट फिक्स कीजिए कि राम का जन्म इस तारीख को हुआ था। ये जिद जब आप करते हैं और इसके जरिए आप साबित करते हैं कि राम के साथ हमारी हिस्ट्री शुरू होती है और यहाँ से किस तरह से लीनियर चलती है, बाकी सब कुछ इसका पार्ट है, और आप इसमें द्रविडियन स्टॉक से लेकर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर नॉर्थ ईस्ट सबको मिला एक जैसा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी विविधताओं की इजाजत देता है। आप ये जिद करेंगे कि आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाले भी आप हमारी जैसे हो, तो आपकी ये जिद आगे जाकर तो फिर आप उस ट्रेडिशंस, मतलब आप बुलडोज कर रहे हैं ना अपने आइडियाज को, फिर आप जो डोमिनेंट आइडिया है उसको आप जब उसको इस तरह से करेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। खैर, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है क्यूरेटर, इसमें हम लोग फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरा जो अपना बहुत लिमिटेड जो स्टडी है उससे मैं आ रहा हूँ। सूरज, आप कुछ कहना चाहेंगे? सूरज बहुत मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों देते रहते हैं कि सबका डीएनए एक है? हाँ सर, चोर के दाढ़ी में तिनका है और बार बार बताना चाह रहा है कि हमने चोरी नहीं किया है। हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पुरखों को तो इनके पुरखों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमारे पास तो शिक्षा नहीं थी। इनके पुरखों ने कहा और हमने मान लिया। हम तो इनके पुरखों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये तो बहुत दुखद है कि मोहन भागवत ने पुरखों की इज्जत नहीं करते हैं। पुरखों को बहुत इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना। पुरखों ने ब्रिटिश के सामने विदेशी सूरज की जो ऑडियो में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरे पास आ रही है या बाकी सब लोग ठीक सुन पा रहे हैं उनको? नहीं सर, प्रॉब्लम है सर ऑडियो में। सूरज भाई, डाटा खर्चा कीजिए ना, क्या ऐसे डाटा पर खर्च कीजिए। सूरज, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। जी बताइए सर। एक्चुअली क्या है, भागवत जी या तो कंफ्यूज हैं खुद, या कंफ्यूजन वो क्रिएट करना चाहते हैं। आप उनके तमाम बयान देखें, एक साल में वो बहुत सारी बातें करते हैं और उसको फिर बाद में वो उसको खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। जैसे अभी पहली शुरुआत की उन्होंने कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, फिर वो तुरंत एक दो महीने बाद कहेंगे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो सबका डीएनए, तो आपको चिंता क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार उनके इंटेलेक्ट पे मुझे डाउट होता है। मुझे तो उनकी कभी भी पूरी स्टडी पे डाउट होता है कि वो कैसे बहुत सी इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह जाते हैं, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करेगा जितनी वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर जाते हैं। और कहीं उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। मतलब मीडिया तो बिल्कुल सवाल करता ही नहीं है आजकल का मीडिया तो सवाल करना ही छोड़ दिया है। दूसरा, उसको गलत साबित करने पे के कोई मीडिया प्रयास भी नहीं करता। और कभी उनसे ये सवाल नहीं किया जाता है कि आप बताएं कि आपका इस कहने का आधार क्या है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर तक्षशिला को कहीं और बता देते हैं और कहते हैं कि रात में
अगर बादलों की धुन में अगर हम स्ट्राइक करें तो बेहतर होगा। तो बात मुझे पूरे आरएसएस जो स्कूल है उनकी पढ़ाई लिखाई पे मुझे हमेशा शक होता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई मतलब जैसे स्कूल आरएसएस स्कूल रजत, चाहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए एक्चुअली हम अगर ये कह भी रहे हैं कि आरएसएस जो है वो एक एब्सर्ड तरीके से और बहुत इनकोहेरेंट तरीके से अपनी बातें रख रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरीथिंग ये एक विनिंग आइडिया तो उनके पास आज की तारीख में है ही, जो कि इंडिया पर इस समय मेजॉरिटी आज की तारीख में उनके पास है। तो उनके एब्सर्डिटीज का भी एक मार्केट है, ये मानना पड़ेगा। और उनके बहुत बकवास किस्म का आइडिया जो आपको लग रहा है बकवास है, लेकिन वो अल्टीमेटली किसी न किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। और मोहन भागवत बाकी सब कुछ हो सकते हैं लेकिन वो स्टूपिड नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि स्टूपिड है। वो जो कह रहे हैं उसके पीछे एक पर्पस है और बिल्कुल क्यूरेट किया हुआ बयान है। बहुत तैयारी करते होंगे, स्टडी रिसर्च करते होंगे, कराते होंगे, फिर ये कहते होंगे। तो ये इनकी जो एब्सर्डिटी है उसमें भी एक डिजाइन है मुझे लगता है, और बहुत सोच समझ कर उन्होंने पिछले कम से कम 7-8 साल से भी इस बात को वो कह रहे हैं। और भी पहले के भी संचालकों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम भी भारतीय हैं और सब लोग भारतीय हैं और सारे भारतीय का डीएनए एक है। और इवन सावरकर के आइडिया से ही अगर आप देखना शुरू करें तो वो जो हिंदुत्व है, और आज जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, ये बात सबसे पहले सावरकर ने बोली थी बहुत इम्फेटिक तरीके से। अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है हिंदुत्व, उसमें एक चैप्टर है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, और हिंदुइज्म को वो हिंदुत्व का एक छोटा सा पार्ट मान रहे, छोटा नहीं, एक पार्ट मान रहे हैं। और उसके अंदर वो सिख को, वो अनटचेबल्स को, और यहाँ के बाकी और रिलीजन्स, बुद्धिस्ट, जैन, ये सबको इंक्लूड कर रहे हैं। मुसलमान उनके लिए बस एक एलियन है, और क्रिश्चियंस के वो बहुत बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत उनकी संख्या कम है। एनीवेज, सूरज आप बोल रहे थे और हम आपको सुनते। सर अभी आवाज आ रही है सर? परफेक्ट, या प्लीज। थैंक यू। सर मैं यही कह रहा था कि ये जो आर्यन इन्वेशन थियरी था ये तो इनके पुरखों ने दिया था, हमारे पुरखों के पास तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इनके चचा मनु ने तो सब कुछ छीन लिया था, तो हम तो वही पढ़े जो इन्होंने पढ़ा, और हम तो इनके पुरखों की बहुत इज्जत करते हैं। तो इनके पुरखों ने जो लिखा है हम तो उसको मानते हैं कि भाई ये सत्य है। अब मुझे पता है कि आप क्या शरारत कर रहे हैं सूरज। तो सर हम तो इनके पुरखों की बात को बहुत सत्य मान रहे हैं, हम तो बहुत इज्जत करते हैं। बहुत अफसोस है कि अपने पुरखों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, और जो लायक अपने पुरखों की इज्जत नहीं करता उसे क्या कहते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और समाज बहुत अच्छे से जानता है। खैर, मैं सर इतना कहना चाह रहा था कि जब ये मुगल आए तो इन्होंने मुगलों से कह दिया कि तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, दोनों बाहर के हैं और चलो मिलके राज करते हैं यहाँ पे। इसलिए मुगल ने कभी अनटचेबिलिटी नहीं बोला, दोनों मिलके शासन किया। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए, जब ब्रिटिशर्स आए तो भी इन्होंने यही किया। यहाँ तक कि 1893 की बात किया जाए कि जब गांधी जो है कि जब अफ्रीका में थे तो 1893 में वहां के नेशनल पार्लियामेंट में गांधी जी ने लेटर लिखा और बोला कि उनको जब पनिशमेंट हुआ कि तुमको ब्लैक लोग के साथ रहना पड़ेगा, तो गांधी ने बोला कि हम इन ब्लैक के साथ क्यों रहेंगे। माना कि आप बहुत ज्यादा गोरे हो पर हम भी तो भूरे हैं ना, काले तो नहीं है, हम थोड़ा आपसे कम है, तो हम इन काफिर के साथ क्यों रहेंगे। तो ये जो इनके अंदर एक फीली थी, क्या नाम है कि एक नस्ल का जो विभाजन था, आर्यन इन्वेशन थियरी का जो विभाजन था, इसको ये लोग लिखते रहे हमेशा। जब इनको दिक्कत ये पूरा क्वेश्चन शुरू हुआ जब ज्योतिबा फूले साहब ने गुलामगिरी के चैप्टर नंबर 1 प्रोसेस नंबर 1 में जब उन्होंने लिखा कि आर्य जो है कि आए थे मध्य एशिया से, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और ज्योतिबा फूले साहब ने भी लिखा तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन मतलब मेजरली अगर देखा जाए तो इनका जो स्टैंड बार बार बदल रहा है, ये मुझे आपका स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने कहा कि ये बेवकूफ नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टूपिड नहीं है कि अपना क्या नाम स्टैंड बदल रहे हैं। दरअसल सर इनका समय समय पर ये स्टैंड इसलिए बदलता हो क्योंकि उनको सत्ता में रहना होता है। तब इनको लगा कि हम आर्यन इन्वेशन थियरी बता करके दोनों बाहरी बनकर के सत्ता में रह सकते हैं। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ या बाहरी आक्रमणकारियों के साथ ऐसा किया।
अब इनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये आर्यन इन्वेशन थ्योरी को सही बताएंगे तो हमारा मतलब हम हमारे खिलाफ एक जो 85% जो बहुजन मूल निवासी अपने आप को कहते हैं, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने इसको बांटने के लिए अब इस हिंदू या आर्यन इन्वेशन थ्योरी को 2 भागों में बांट दिया, इसको मुगल से कर दिया और ये हिंदू मुस्लिम के लिहाज से इसको बांटना शुरू कर दिया। और आज ही 6 घंटे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि मतलब हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है और हिंदुत्ववादी मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए समान होता है। तो ये एक जो पूरा डीएनए का पूरा जो डिस्कोर्स था ना, जो बहुजन वर्सेस आर्यन इन्वेशन थ्योरी का था, इसको इन लोगों ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर करना शुरू कर दिया। अगर आप ये देखा जाएंगे तो ये मॉब बना रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं इस पूरे आर्यन इन्वेशन थ्योरी को बदलने के लिए। ये जरूर है कि आज के दौर में चूंकि संविधान का दौर है, हम सभी को संविधान मानना पड़ेगा, यहाँ पर कोई देसी विदेशी का चीज नहीं चलेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर यह माना जाएगा कि मुगल आए थे तो मुगलों के आने का चिन्ह है, जाने का चिन्ह है। अगर इतिहास के पन्नों में यह माना जाएगा कि क्या नाम है, सक्कों का हमला हुआ, हूर का हमला हुआ, कुसार का हमला हुआ, बहुत सारे लोगों का हमला हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अगर वो इतिहास को इस फैक्ट को माना पड़ेगा तो इस चीज को हम नकार नहीं सकते। उनका इन्वेशन हुआ था, वो उनका फैक्ट है। अब वो उसको नकार रहे हैं तो चलो ठीक है, अगर हम ये मान लेंगे उनकी बात को नकार के, तो कल अपना स्टैंड ये खुद बदलेंगे। तो ये बहुत मजे की चीज है कि सत्ता में रहने के लिए, अपना एक समूह बनाने के लिए, हिंदू प्रोजेक्ट करने के लिए अब ये पूरे डिस्कोर्स को घुमा फिरा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस अब इसमें खुल करके हिंदू और हिंदुत्व पॉलिटिक्स में गेम खेल रही है। बहुजनों को इस समय सतर्क हो जाना पड़ेगा कि जो पूरा हिंदू यूनिटी के नाम पर ये आर्यन इन्वेशन थ्योरी को पूरा गलत तरह से परिभाषित कर रहे हैं, ये डर है बहुजन यूनिटी का। और मुझे लगता है कि ये डर बना रहना चाहिए, लेकिन बहुजनों को बहुत जल्दी समझ लेना पड़ेगा कि उनका यूनियन, उनकी यूनिटी ही हिंदू और हिंदुत्व एकता का जवाब है। हिंदू के नाम पर जब वो गोलबंद करते हैं तो हमको बहुजन के नाम पर गोलबंद करना होगा, और यही हमारा सबसे बड़ा जवाब होगा इनको। क्योंकि बाबा साहब ने अगर देखा जाए तो 27 अक्टूबर 1951 में जब 1952 के चुनाव की पहली रैली जब बाबा साहब ने जालंधर पे किया था, तो बाबा साहब ने वहां पर स्पीच दिया था और बाबा साहब ने बोले थे कि when the Brahmins came in India, the caste system and the Varna system get started here। बाबा साहब अपने मरने से करीब 6 दिन पहले, क्या नाम है कि शायद 29 नवंबर को, शायद 29 नवंबर या ऐसा ही था, जब वो बीएचयू में स्पीच दिया था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो नागा हैं, अशुरा हैं, द्रविड़ा हैं, सबका उनका जो कल्चर एक है, उनका रेश एक है। तो जब बाबा साहब इस चीज को मान ले तो उसके बाद से इनको पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ये जो डिस्कोर्स है हिंदू और हिंदुत्व का, ये बहुत गलत है। और आज के दौर में आपने बहुत सही कहा कि हम सबको इस डिस्कोर्स से बाहर निकल जाना चाहिए, पर सर हमको तो यही लोग नहीं निकलने देते हैं, यही लोग बोलते रहते हैं हमेशा। ओके, थैंक यू सूरज। ये देखिए, एक चीज तो आपकी बात में मानता हूँ और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी किसी बहुजन, किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी शेड्यूल्ड कास्ट की थ्योरी नहीं है। आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो खुद को आर्यन बोलते हैं, उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण और बंगाल और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की ये थ्योरी है। और क्योंकि इसके जितने शुरुआती राइटर्स हैं आर्यन इन्वेशन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी के, ये सारे यही लोग हैं। वही जो आप उन्होंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी लिखने की हैसियत इन्हीं की थी। एजुकेशन पर चूंकि सारा कंट्रोल इनके पास था, सारी किताबें वगैरह इनके पास, यही पढ़ते थे, बाकी गुरुकुल में किसी को एंट्री देते नहीं थे। और ब्रिटिश आए तो उन्होंने जब स्कूल वगैरह खोलना शुरू किया तो उसमें भी इन्होंने कोशिश की कि अपना इनका वर्चस्व बना रहे। तो ये अब लेकिन वही है कि अब आप ठीक है मान लेते हैं कि दोनों अब सिचुएशन में कि आर्यन माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, दोनों सिचुएशन में जब आप इसको उठा रहे हैं तो फिर दरअसल आप एक बहुत खतरनाक स्पेस में जा रहे हैं। इस डिबेट को जब आप चलाना चाहते हैं तो फिर आपका, देखिए मोहन भागवत का गोल बहुत स्पष्ट है कि सारे लोगों का, इंडियन जो है वो सबका डीएनए एक है। और उससे ठीक पहले का, 2 दिन पहले का बयान उनका कि सबको हमको शुद्धि करके सबको वापस लाना है। तो आप एक मोनोलिथ हिंदुत्व बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि जो आपके प्रोजेक्ट के साथ है सब डीएनए एक मान ले, आपके रिलीजियस प्रोजेक्ट में भी वो पार्टिसिपेट कर जाए, अपनी शुद्धिकरण करा ले, सब एक जैसा बन जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यही तो आप है ना, जो कुछ साल पहले तक, 1 सेंचुरी पहले तक आप कह रहे थे कि हम तो जी, मतलब शुरुआत में तो इन्होंने कहना शुरू किया कि यूरेशियन है, ईरानी है, फिर यूरोप पहुंचे, उसके बाद भी नहीं माने तो एकदम उत्तर ध्रुव तक पहुंच गए। मतलब हद देखिए इनकी। अब आपकी थ्योरी को जब फुले साहब ने पकड़ा गुलामगिरी में और कहा कि हाँ लगता तो है कि आप ठीक ही बोल रहे हो, तब आपकी उसके बाद से आपकी समस्या खड़ी हो गई कि
नहीं नहीं मतलब हम तो जी यहीं के हैं और हम डीएनए यहीं का है। तो ये असल में बंद करना चाहिए आरएसएस को कि ये डीएनए की जो पूरी बहस ही वो चला रहे हैं कि एक जैसा सबका सब एक जैसा होना चाहिए। फैक्ट्री का मतलब कार थोड़ी है कि मारुति की कार है सब मतलब एक ही मॉडल के बना देंगे और एक ही जैसी सुई होगी और एक ही होल्डर में सारे बल्ब लग जाएंगे। मतलब आदमी है भैया, डीएनए मतलब अपने अपने विशेषताओं के साथ हम इस देश के नागरिक हैं। तो ये बहुत अजीब किस्म का तो खैर। डॉक्टर आशुतोष पटेल आप प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात बोलिए। धन्यवाद दिलीप जी। और मैंने बड़ी अच्छी आपकी बात सुनी। मैं थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ना हो के एक डिस्कशन कोर्स रहे तो मैंने इसमें आपको देखा और कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा। इसके बाद पॉलिटिकल तो है। देखिए एक तो इंडो आर्यन माइग्रेशन जो थ्योरी थी ये वेल स्टैब्लिश थ्योरी है जो लगभग ये बताता है कि हड़प्पन सभ्यता के आसपास ये जो हड़प्पा की सभ्यता थी 2000 बीसी के आसपास सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आई। उसको एक स्ट्रांगली इस बात को बोलती है। वो ये भी बताती है कि संस्कृत, पर्शियन और ग्रीक की जो सिमिलरिटी है वो इंडो आर्यन माइग्रेशन के समय में दोनों लैंग्वेज को मिलाती है, इसलिए वो इस थ्योरी को फेवर करते हैं। तीसरा आप सब लोगों को पता होगा कि मार्च 2018 के आसपास एक रिसर्च हुई थी जिसमें पूरे विश्व के पुराने आर्कियोलॉजिकल लोग, हिस्टोरियन लोग, लगभग 92 या 98 समथिंग स्कॉलर्स ने एक रिसर्च पेपर दिया था जिसका नाम था जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। उसमें वो बताते हैं कि लगभग पिछले 10,000 सालों में भारत में 2 मौकों में बड़ी संख्या से लोग आए थे। पहले साउथ वेस्ट ईरान से कुछ लोग आए, वो लगभग 7,000 से 3,000 बीसी के बीच में रहे और ये वो लोग थे मोस्टली इसमें किसान लोग थे, पशुपालक थे। और ये समय आया जब पशुओं को पालना शुरू किया जिसमें बकरी पालने का सबसे पहला हमारे पास हिस्ट्री में आता है, एक वहां से मिलता है। और उसके बाद बताते हैं कि एक उसके पहले भारत में लोग आए थे लगभग 65,000 साल के आसपास, वो अफ्रीका से आए थे। उनको हम लोग बोलते थे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट कहते थे। इसमें एक बड़ी अच्छी ये पूरी जेनेटिकल थ्योरी है, इसमें डीएनए के साथ शोध किया हुआ है और बहुत अच्छा इन्होंने इसको दिया है। इसको हम लोगों ने तब पढ़ा था कि टॉनी जोसेफ हैं, आप जरूर जानते होंगे दिलीप सर, वो बीबीसी में लिखते थे और उनकी एक बड़ी अच्छी बुक आई थी अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स वेयर वी केम, कुछ समथिंग इस टाइप की थी। उसमें एक बड़ा अच्छा कोट था सर, मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा सबको समझ में आएगा कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते थे। और वो मैं उनकी लाइंस को क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट तब किया था और मैं भी जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने इसको खोला है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया था कि अगर भारत की आबादी को समझना है तो ऐसा मान लीजिए कि वो एक पिज्जा है। भारत के शुरुआती लोग जिन्हें पहले भारतीय या फर्स्ट इंडियंस कहा जाता था वो इस पिज्जा की बेस है। इस पिज्जा के बेस के कुछ हिस्सों में बाकी हिस्सों की तुलना में पतला है, फिर भी यह बाकी पिज्जा को लेकर एक बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि अध्ययन बताता है कि भारतीयों की जेनेटिक्स में 50 से 65% का हिस्सा फर्स्ट इंडियंस का है। ये वो आउट ऑफ माइग्रेंट अफ्रीका की बात कर रहे हैं। इस बेस के टॉप पर जो सॉस है वो पूरे पिज्जा पे फैली हुई है और इस सॉस को आप हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए। फिर टॉपिंग्स और चीज का नंबर आता है, तो ये ऑस्ट्रियाई, एशियाई, तिब्बती, बर्मी और भारतीय यूरोपियन भाषा बोलने वाले या आर्य लोग हैं। ये वे लोग हैं जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में आए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि इंडियन जो प्रेजेंट इंडिया है इज अ मिक्स ऑफ मल्टीपल डीएनए, मल्टीपल कल्चर्स, और उस पे हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को क्यों एक डीएनए बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन जेनेटिक्स बताता है कि एक्चुअल में ये नहीं है। मैं पॉलिटिकल इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सर बड़ा अच्छा ये टॉपिक है रिसर्च वाला, क्योंकि फिर मेरे लिए एक बायसनेस हो जाएगी। जी, तो इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। जी, ये मेरी स्किन को रखे नरिश्ड,
without any चिपचिपा। एक बॉडी लोशन से और क्या चाहिए? सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है आप जी जी, आई एम सो सॉरी। इतना सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बावजूद ही आदत मेरी जी नहीं गई है कि मैं मतलब ऑन नहीं करता हूँ अक्सर। एनीवेज, तो हैंड रेज कर लीजिए अगर आप में से कोई भी, अगर जो स्पीकर्स हैं, कई सारे स्पीकर्स हमने ले लिए जो अपनी बात करना चाहते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, आप प्लीज अपनी बात बोलिए। थैंक यू सर स्पीकर देने के लिए। जो सीधा सा इनका जो कहना है डीएनए वाला, इनका मतलब ये हमारे जो लोग आज जागरूक हो रहे हैं वो उनको भ्रम में रखना चाहते हैं। वही जो सदियों से भ्रम में हमारा समाज रहा है, उसी भ्रम में वो आज भी रखना चाहते हैं, उसी धर्म के नाम पे। मतलब मुझे तो यही लगता है सीधा सा कि भाई डीएनए का वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई पूरा जो भारत के जो सभी लोग हैं उनका डीएनए एक है, तो उनका यही है कि भ्रम में रखना चाहते हैं वो हम सबको। थैंक यू सर। इन नाजुक वुलन्स को आम डिटर्जेंट रूखा और फीका बनाते हैं, इसीलिए इजी विंटर वेयर, इजी के नो सोडा क्लेंजर से गहरी सफाई और सर फिर अनम्यूट कर लीजिए। इससे कहते हाँ बोलिए शैलेश। थैंक यू सर। मेरा ये सर कहना है कि जिस तरीके से आईएसएस हर बार इस तरीके के जब बयान देता है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब संप्रभुत्वता की जो बात रखी गई है कि भाई भारत को उसके अंदर कोई इंटरफेयर कहीं कोई बाह्य यांत्रिक शक्ति नहीं करेगी, लेकिन आरएसएस का हमेशा सरकार में देश के अंदर इतना बड़ा इंटरफेयर रहता है, तो ये जो सारे जो विपक्षी दल हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये आरएसएस को इस पॉइंट पे क्यों नहीं घेरती हैं? क्योंकि आरएसएस कई बार भारत की सरकार का, इंडियन आर्मी का भी उसकी भी बेइज्जती कर चुका है कि भाई हमें मौका मिले तो हम इतने महीनों में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह सारे जो ये करते हैं, इस जो पॉलिटिकल पार्टी और जो भी संगठन है, इस पे इसको क्यों नहीं घेरती? भारत की संप्रभुत्वता का पूरा हनन है सर। राइट, ठीक है। एक थोड़ा आपका विषय तो थोड़ा सा अलग है, मुझे नहीं लगता है कि इसका क्या कोई सॉल्यूशन हमारे पास इस समय है। सुमित, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सुमित एंड अनिल जी, अनिल कुमार। और कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज ऐड करें। एक कंक्लूडिंग छोटा सा रिमार्क जो मेरे पास है, मुझे नहीं मालूम कि वो बहुत परफेक्ट सा मेरे पास कोई कंक्लूजन है इस पूरी डिबेट का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अपनी बात बोल ली है तो आप लोगों की परमिशन से मैं इसको एक कंक्लूडिंग रिमार्क देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मोहन भागवत का बयान सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि वो इस देश की इस समय जो चलाने वाली शक्ति है, एक आइडियाज था इनका अपना आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एएमटी और आर्यन इन्वेशन थ्योरी एआईटी, इसको एक तरह से वो नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश को सिर्फ वो बयान से नहीं कर रहे हैं। इस समय देश में मेरी जानकारी में कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई सारे रिसर्च के कराए जा रहे हैं, कई सारी थीसिस लिखे जा रही है, कई सारे सेमिनार हो रहे हैं जो लगातार और टेक्स्ट बुक वगैरह को बदला जा रहा है, जो आर्यन इन्वेशन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को नलीफाई करने की, उसको रिजेक्ट करने की एक कोशिश एकेडमिक स्पेस में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कि आर्यन जो इन्वेशन थ्योरी है वो गलत है, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपोलेट करके, चीजों को गलत तरीके से कोरिलेट करके, गलत तरीके से एविडेंस लाकर इस बात को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये थ्योरीज भी असल में इनके ही आइडिया के लोगों ने लिखी है। आर्यन जो इन्वेशन थ्योरी है वो थ्योरी कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी एससी एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी के किसी आदमी ने नहीं लिखी है, आमतौर पर हिंदू सवर्णों ने, और उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण ही इस आइडिया को देने वाले लोग हैं। और खास एक पर्पस के तौर पर ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अपनी करीबी दिखाने के लिए कि हम भी आर्य तुम भी आर्य, बिछड़े हुए भाई टाइप, ये जो पूरा जो आर्टिकुलेशन है ये वहां से आया था। बहुत ही ये बिल्कुल पर्पसफुली, बहुत कनिंग तरीके से ये आर्टिकुलेशन उन्होंने दिया था, जो शायद फैक्ट भी रहा होगा। मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, इसलिए इसके फैक्ट पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि ये थ्योरी सही है गलत है, इसको छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ और मोहन भागवत, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर हमको
हम तिलक की बात को कोट करेंगे कि आप तो फिर उत्तर ध्रुव से आए थे, आप फिर कैसे आप कह रहे हो कि हम तो तिलक का बहुत आदर करते हैं ना, बहुत इज्जत करते हैं। जैसे सूरज बौद्ध ने कहा कि हम तो बहुत इज्जत करते हैं, सही बात है, तिलक तो महान थे। तो तिलक 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 के आइडिया के हिसाब से तो फिर आप हमें डाउट है, आप फिर चेक कराओ ना डीएनए। कैसे मान ले भाई, राखी गढ़ी का डीएनए के साथ मोहन भागवत अपना डीएनए चेक कराए, मैच करता है कि नहीं देखते, ऐसे कैसे मान ले एक ही है? तो आप बोल दिया ना मान ले, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, साइंस है। आप दो आप अपना ब्लड या एक हेयर बाल का एक सैंपल दो, चेक हो जाए आपका डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे ही मान लें, कैसे मान लें? जो आपके कहने भर से थोड़ी हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे सब एक है तब तो फिर आपका डीएनए चेक करना पड़ेगा मोहन भागवत, सॉरी। ठीक, इसमें कुछ ऐड करता हूँ, बस आपके बस 10 सेकंड और लूंगा सर। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मुझे पहले नहीं समझ में आता था। एक डिस्कवरी में एक सीरीज आई थी सिनौली की खोज, अगर आप लोगों ने देखी होगी। यस। ये वेस्टर्न यूपी में जो मनोज वाजपेयी ने की थी। आप देखिए, वो नीरज पांडे ने डायरेक्ट की थी, मनोज वाजपेयी ने इसको खोज की थी और उस पे उन्होंने चलाया, खूब प्रचार किया। और उस समय मुझे याद है कि वो बड़ा, मुझे लगता था कि इतनी बढ़िया हिस्ट्री की बात मनोज वाजपेयी क्यों कहते हैं। उन्होंने उस इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को काटने के लिए ये पूरी खोज करी और ये खोज 2004-5 में हुई थी, फिर उसके बाद रुकी, फिर 2018 में ही हो गई और 18 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश करवा दी। उसमें क्या बताया उन्होंने कि ये जो वहां पर रथ के पहिए मिले थे, और ये रथ के पहिए मिलने से बताता है कि हड़प्पा की खुदाई के समय यहाँ पर घोड़े होते थे। तो जब घोड़े होते थे तो आर्यन बाहर से नहीं, आर्यन यहीं के हैं। जबकि ये वो जो खोज पूरी थी वो वहाँ की जो पॉटरी सिस्टम था, वहाँ का जो सिविलाइजेशन था, कैसे रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, उस पे था। और एक दिन पता चलता है कि मनोज पांडे को इसकी शाबाशी मिलती है और लेटरल एंट्री से पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी वो बन जाते हैं उनके भाई। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको घुमा के कहीं से पकड़ा के नहीं, मनोज वाजपेयी के भाई का लेटरल एंट्री से घुस जाना, असल में ये पूरा मतलब लोग अगर सबको डॉट कनेक्ट करेंगे तो सब जुड़ती हुई चीजें दिखने लगेंगी असल में अचानक से। और ये आप सही कह रहे हैं कि ये कोशिश है इस समय। मैं जैसे अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में चल रहे कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानता हूं, जो लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो गलत है और ये सब कुछ यहीं का है। तो मोहन भागवत कोई पागल नहीं है कि सुबह उठे और जाके बोल आए कि सबका डीएनए एक है। ये बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब बीसीओ डिपार्टमेंट में इसकी स्टडी क्या, मतलब वो तो जबरदस्ती है, लेकिन ये बताने की कोशिश की सबका डीएनए एक है। भाई, भारत के नागरिक होने के लिए डीएनए एक होना जरूरी नहीं है ना। आप इस मतलब इतनी सी बेसिक सी चीज है, अलग अलग कहाँ भारतीय संविधान में इस बात का कोई जिक्र है कि सबका डीएनए एक होगा तभी भारतीय नागरिक होंगे? मतलब ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? तो ये आप सही कर रहे हैं कि ये मतलब एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल आइडिया है, और इसके लिए वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ये जो बेसिक आपका फ्रेम है, इससे मैं बिल्कुल कंकर करता हूँ, सहमति है मेरी कि ये आइडिया दरअसल इसी तरह से काम कर रहा है। लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लक्ष्मण आपकी हम टिप्पणी चाहेंगे इस पर कि मोहन भागवत जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी भारतीय हैं और सारे भारतीयों का डीएनए एक है और सब एक जैसे हो जाए, और इससे ठीक पहले बयान देते हैं कि जो लोग हिंदू से कुछ और बन गए वो वापस लौट आए और उसका शुद्धिकरण करेंगे। ये इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया दिलीप सर। पहले तो मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ मोहन भागवत के बयान से कि वो लोग डीएनए जैसे एक घोर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी शोध का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने श्रेष्ठता बोध के लिए, जो लोग असल में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मन और ज्ञान मीमांसा को बहुत स्वीकार नहीं करते। वो पुरातन वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान और इन सब पे जीने वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं कि वो डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी और उस शोध का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, इसके पीछे की जो राजनीति है, मैं एक छोटे से रेफरेंस से आपकी बात को, आपके सवाल को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन जो
अतीत में लौटने की कोशिश या जरूरत असल में पड़ती क्यों है वर्तमान की राजनीति को, उसके पीछे एक बुनियादी तर्क केवल ये है कि आप जितना पीछे अतीत में जाते हैं और अपनी ताकत को इतिहास की नींव में जितने गहरे पैठा बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं, आप वर्तमान में अपने कद को उतना ही बड़ा उठा करके पेश कर सकते हैं। ये दर्शन की एक प्रक्रिया है। इसीलिए कई बार अतीत में वो इसका इस्तेमाल किया है जाता है और हर किस्म की वैचारिकी या लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि उनके अतीत की जड़ें हैं कहाँ। अब असल में वर्तमान बदल गया। अब जैसे मैं बहुजन वैचारिकी मैं वैचारिकी की बात करूं, अगर वैचारिकी में उस पूरी वैचारिक में जैसे बुद्ध तक जाते हैं, हम कबीर तक जाते हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई उस कबीर और बुद्ध की वैचारिकी के साथ हम असल में वर्तमान में किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब आप अगर इस डीएनए वाले तर्क में जाएंगे, आप ओरिजिन खोज रहे हैं, आप ये साबित करना चाहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो इसके पीछे उनकी मंशा केवल उस सुप्रीमेसी को बनाए रखने की है, क्योंकि फिर आपके इतिहास की तमाम शोध गलत हो जाएंगी। इवन द्रविडियन पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का, हिस्ट्री में जो भी, चलिए आप मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारणों में से आप एक कारण को मानते हैं। मैं साहित्य के उदाहरण से बस एक इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। मसलन साहित्य में हो ये रहा है कि राम के चरित्र को इतना रेखांकित किया गया, क्योंकि मेरा शोध ही भक्ति काल पर है। इवन तुलसीदास पर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और तमाम लोगों ने कहा कि भक्ति, मैं कभी पे काम करना चाह रहा था, मुझे तुलसी दिया गया। लेकिन मैंने जब उस शोध में बाकायदे ये बात पाई और इसको दर्ज किया कि राम का कोई एक चरित्र तो साहित्य मीमांसा में है ही नहीं। A.K. रामानुजन का एक बहुत प्रसिद्ध सा लेख है, जिसको एक सामान्य लेख को कोई पढ़ ले तो कहेगा 300 किस्म की रामायण तो भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है। और ये केवल ये नहीं है कि 300 किस्म की रामायण है, वो 300 कोण से देखा गया है। राम एक कैरेक्टर को, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को अगर आप देखेंगे तो इतना अलग अलग उसमें उनका चरित्र का अंकन है कि वो कभी भी इस रूप में आएगा ही नहीं कि राम कोई एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। इवन जैनों क्या रामायण है, पहुंचर्यू है, तमाम रामायण ऐसी हैं, कंब रामायण से लेकर के बंगाल की रामायण तक, उसमें राम के तो ऐसे ऐसे चित्रण है कि आज अगर कह दें तो उस पर तो यूएपीए लगा दें, उसको तो ये दंगा करा दे, लिंचिंग करा दे। असल में आप करते क्या है, फिर आप करते ये हैं कि आप एक आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, और वो आइडेंटिटी राम की उनको मिली तुलसी की रामचरितमानस की, तो उसको आपने आरोपित किया ऐसे रूप में, जब उत्तर भारत में जहां राम का सबसे ज्यादा, क्योंकि दक्षिण भारत में तो आप राम को उस तरह से ले ही नहीं जा पाएंगे, उत्तर भारत में तो राम के मंदिर कितने थे, लेकिन आपने असर्ट किया उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को इतने बड़े रूप में, जैसे लगा कि गोया राम ही राम पूरे माइथोलॉजी में एकमात्र कैरेक्टर था। मुझे लगता है कि जो साहित्य का थोड़ा भी बुनियादी अध्ययन रखता होगा, वो जानता होगा कि आपने कैसे चालाकी से एक कैरेक्टर को, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को इतिहास बना दिया, मिथक को इतिहास बना दिया। मुझे लगता है सर ये डीएनए वाली पूरी डिबेट उस दिशा में ये लाना चाहते हैं कि आप सबको एक हिंदू फ्रेम के भीतर ऐसे स्टेब्लिश कर दें कि फिर जो हिंदू फ्रेम के भीतर के कंट्राडिक्शंस हैं उसको आप डाइल्यूट करके फिर अपनी सुप्रीमेसी को, अपने लीनियर आइडेंटिटी को, आप अपनी हिस्ट्री से लेकर के कंटेम्पररी इश्यूज को पॉलिटिकल इस्तेमाल करें। आखिरी बात, बस एक छोटे से एग्जांपल से मैं कह दूं, 1930 के आसपास शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की, तमाम तरह के समाज में सुधार आंदोलन, समाज परिवर्तन आंदोलन चल रहे थे उस समय, जंग आजादी चल रही थी, भारत अभी आजाद हुआ नहीं था, और उन्होंने एक संगठन बनाया आदि हिंदू सभा।
शिवदयाल जी, जब इस अपने संगठन के विस्तार को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर के ब्राह्मण तबके में जाते हैं, तो उनको उसका नकार सुनने को मिलता है। तो वो तर्क पूछते हैं कि भाई हमने तो आदि हिंदू सभा बनाई, जो पुरानी हिंदू आइडेंटिटी है, सनातन आइडेंटिटी है, हम उसे मजबूत करना चाहते हैं, एक यूनिटी बनाना चाहते हैं। तो उसमें उनको तर्क ये दिया गया कि हम ब्राह्मण तो नहीं है, हम हिंदू तो नहीं है, हम आर्यन हैं, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम हैं, इसलिए हम आपके संगठन के साथ नहीं जाएंगे, जहां तो ओबीसी भी हैं, गैर ब्राह्मण सवर्ण जातियां भी हैं, और इसका विरोध किया गया। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया ने बाकायदे, उनकी एक पतली सी पुस्तिका मिलती है जिसके जरिए मैं कोट कर रहा हूं इस बात को। हमारे अकेडमिया में इस पर तो शोध होगा नहीं कि शिवदयाल सिंह चौरसिया त्रिवेणी संघर्षक संघ इन्होंने क्या किया, बेशक शोध इस बात पर हो जाएगा कि रामचरितमानस पर आज अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में जाइए तो कम से कम 1000 शोध तो मिल जाएंगे। तो कहना मेरा ये है कि जब वो लोग अपनी हिंदू आइडेंटिटी के ही विरोध में खड़े होकर के उस आइडेंटिटी के भी सबसे सुप्रीम लाइन पर खड़े करके कह रहे थे कि हम आर्यन हैं, हम विदेशी हैं, तो मुझे लगता है सर ये शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल स्टंट है, जो दरअसल इतिहास को बदल करके, अपने विमर्श को बदल करके वहां खड़ा करना चाह रहा है कि भीतर के कंट्राडिक्शन को भी आप सुलझा दें, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये समझा दें कि तुम हिंदू हो, सबका डीएनए एक है। और दूसरा जो बाहर दिखने वाला खतरा है, अब इससे होगा ये कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बुनियादी सवाल हाशिए पर चले जाएंगे, और दूसरा जो दिखता खतरा है सामने की, आप जो कन्वर्टेड लोग थे, जो बाहर जो खास इनके तरह से दो ईसाई हैं और मुसलमान बने, उनको वापस आप ले आकर के एक बड़ी आइडेंटिटी बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने 2-3 सवाल उठाए थे, उन्हीं पर बात अपनी खत्म कर दूं। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल कहा था कि भाई आप विदेश में क्यों नहीं फैल पाए, क्योंकि आपके पास कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, आपके पास कोई कन्वर्जन का कोई वही नहीं था कि भाई आपके यहाँ लोग आते तो आप किस जाति में रखते उन्हें, आप तो जातियां बना रखे थे और उसमें विशिष्ट बना रखे थे। तो असल में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वो नियमों का एक समुच्चय मात्र है, और वो समुच्चय भीतर से केवल नियमों पर चल रहा है, और वो नियम किसी एक के पक्ष में जा रहा है। वो जिस एक के पक्ष में जा रहा था वही अपनी सुप्रीमेसी के लिए बार बार डीएनए का इस्तेमाल करता है, और वो शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसका फायदा बीजेपी को मिले। शायद मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। शुक्रिया लक्ष्मण, आपने एक वही हम सब लोग अपने अपने जो स्टडी की अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेनिंग है उसके तहत अपनी बात रखते हैं, आपने साहित्य के संदर्भ में अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जैसे डॉक्टर पटेल हैं, वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या मेरे ख्याल से ऐसे तो वो पीडियाट्रिशियन है, पर उन्होंने हिस्ट्री के लोकेशन से अपनी बात कही। हाँ, तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ सर। जी 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 सर। तो मैं ये सिर्फ अंत में एक आखिरी 2 या 3 मिनट सिर्फ मैं ले रहा हूँ, और क्योंकि रात काफी हो गई है, सबको अपना अपना काम भी करना होगा, सोना भी होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मोहन भागवत की कही हुई इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये दरअसल साउंड कर रहा है कि ये कोई देशभक्ति वाली बात हो रही है, लेकिन इससे पूरी राष्ट्र इससे ज्यादा राष्ट्र विरोधी कोई बात नहीं हो सकती है जो भारत की विविधता का आदर न करे। क्योंकि तमिलियंस का जो तो जैसे बहुत वेल आर्टिकुलेटेड फ्रेम है कि हमारी भाषा संस्कृत से पुरानी है, हमारी सभ्यता आपसे पुरानी है। अब इन विविधताओं के साथ भारत बन सकता है। अगर आप तमिलियंस को कहेंगे कि तमिलियंस जो है वो एक ही डीएनए है और हमारी भाषा जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की माँ है और जननी है, तो लोग नहीं नहीं है, सॉरी, आपका सबसे पुराना साहित्य कौन सा है, आपकी सबसे पुरानी किताब कौन सी है? तमिल की लिखी हुई किताब, वो आपसे 1000 साल पुरानी किताब वो रख देंगे आपके सामने, या आपको कहेंगे भाई सबसे पुराने सारी भाषाएं आपसे कैसे निकली है? अगर हिंदी में संस्कृत के शब्द हैं तो उससे ज्यादा शब्द हो सकता है कि अरबी और फारसी के मिल जाए। तो आप हर भाषा जबरदस्ती आप कहेंगे कि संस्कृत माँ है, तो भाई ठीक है, हम क्यों नहीं एक और भाषा के तौर पर उसका आदर करें कि वो भी एक भाषा है। लेकिन आप जबरदस्ती कहेंगे हमारी माँ है, तो हम कहेंगे नहीं भाई हमारी माँ हमारे पास है, सॉरी, आपकी माँ को हम अपनी माँ क्यों मान लें? तो ये असल में ये सिर्फ भाषा, अभी जिससे मैंने खान पान का उदाहरण दिया कि भारत की लगभग मेरे ख्याल से उसके नेशनल सैंपल सर्वे वगैरह में हो चुका है,
मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 73 या 74% लोग मांसाहारी हैं भारत के, घोषित रूप से, जो लिखाते हैं, जो अपने खाते होंगे उसके बाद चोरी छिपके और घर में शाकाहारी और जाके दुकान वो कबाब वाले के बाहर, स्टैंड के बाहर खड़े मिलते हैं, वो अलग हिसाब है। घोषित रूप से भारत की कि हर 4 में से 3 आदमी मांसाहारी है। अब शाकाहार को जिस तरह से थोपा जा रहा है, मिड डे मील पर से लेकर इवन ट्रेन के फूड से लेकर एयरलाइंस के फूड में, तो आप जबरदस्ती एक चीज को पूरे देश पर थोप रहे हैं। तो ये मोहन भागवत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोहन भागवत जो कर रहे हैं बिल्कुल एंटी नेशनल एक्ट है, और ये एक्ट असल में इस भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा अगर हम इसकी विविधताओं का आदर न करें। अलग अलग तरह के लोग हैं, एक हिस्टोरिकल संयोग से, एक आजादी के आंदोलन की एक परंपरा से और सारी चीजों से एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने एक संविधान सभा बनाई, उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया, सब लोग साथ रहने के लिए तैयार हुए। नागरिकता की बहुत स्पेसिफिक स्पष्ट परिभाषाएं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब एक डीएनए का होगा तभी इस देश का नागरिक होगा या देशभक्त होगा। तो ये मोहन भागवत का जो कार्य है ये राष्ट्र विरोधी एक्ट है, जब वो कह रहे हैं कि सारे भारत के लोग का डीएनए एक और सबको एक जैसा हो जाना चाहिए। सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि आपको सफाई देनी है अपनी तिलक वाली और केशव चंद्र सेन वाली और इवन बाकी और अपने को यूरोपीय बताने के आपके पुरखों ने जो हरकत की थी उसकी सफाई आपको देनी है, तो उसकी सफाई दे लीजिए, लेकिन सबका एक डीएनए है, ये कृपया इसको अगर आप बोलते हैं तो इससे हमारी असहमति है। एक स्पीकर लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं, विश्व गौरव जी, आप प्लीज अपनी बात कहिए। हालांकि हम लोग इसको क्लोज कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि आप सारी बातचीत सुन पाए या नहीं सुन पाए। आप हो सकता है कि आप वो बोलें जो कि हम चर्चा हो चुकी हो, तो प्लीज आप फिर भी अगर आप आए और आपने स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट किया है तो हम आपको आपका रिक्वेस्ट स्वीकार करते हैं। प्लीज अपनी बात बोलिए। बहुत शुक्रिया दिलीप जी। मैं लंबे समय से आप सभी की बातें, क्योंकि आपने जो ट्वीट जिसको देख करके मैं जुड़ा उसमें भी ये लिखा था कि दिलचस्प चर्चा चल रही है, सुनिए। तो दरअसल मैं सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए जुड़ा हूँ। दिलीप जी, मुझे मतलब माफी चाहूंगा, बहुत लंबा अनुभव है आपको, आपने पत्रकारिता भी पढ़ाई है कुछ जगहों पे। सर कोई पृष्ठभूमि के बगैर सीधे अपनी बात बोलिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ दिलीप जी कि बाकी सारी चीजें अलग हैं, सारे विषय अलग हैं, ये इतनी नफरत भरी बातें क्यों करते हैं आप? मतलब एक जाति विशेष को लेकर के या किसी सुनिए ना, ये सुनिए विश्व गौरव जी, ये वाला जो स्पेस है ये दिलीप मंडल पर चर्चा करने के लिए नहीं हुआ है। आप दिलीप मंडल पर चर्चा के लिए करते हो, तो आज आपने मौका दे दिया मुझे, नहीं तो आप बात ही नहीं करते, आप तो आपको इग्नोर करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होता है ना। मुझे लगता है दिलीप जी आपका अनम्यूट कर लीजिए बस। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे आप मानिए कि धूल है कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बात पर बात कीजिए। कोई मतलब मेरी कोई औकात नहीं है साहब। नहीं सर, ऐसा दिलीप जी हम नहीं सोचते। आप प्रबुद्ध हैं, हम ऐसे आपको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, तो फिर आप मेरे विषय पर कभी अपना एक स्पेस रखिएगा, उस पर बात करेंगे। इस विषय पर कुछ बोलना है तो बोलिए, वरना हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं। आपको मैंने सादर आमंत्रित किया इस विषय पर बोलने के लिए। अगर इस विषय पर आपकी कोई टिप्पणी है तो उस पर बोलिए, क्योंकि मैं अभी जुड़ा तो आप सभी ने किन विषयों पर बात की मैं उसको समझ नहीं पाया, और अगर मैंने समझा कोई बात नहीं, अगले फिर कभी बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।